अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो यह भिन्न एक हो जाती है। एक हो जाती है यानी भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? इसमें देखो, हमें भिन्न संख्या के बारे में जो ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भिन्न संख्या मान लेंगे। माना वह भिन्न संख्या x/y मान लेते हैं, जिसमें अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा y। अब पहली शर्त के अनुसार क्या हो रहा है, पहली शर्त से यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हमारे पास जो भिन्न है x/y, इसके अंश में एक जोड़ देते हैं, इसके अंश में एक जोड़ दिया और हर में से अगर एक घटा देते हैं तो ये भिन्न एक हो जाती है यानी एक में बदल जाती है। पहली शर्त के अनुसार हमने ये है जो एक गणितीय जो रूप बना लिया है इसका। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। y-1 इधर इससे गुणा हो जाएगा तो ऊपर x + 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और जब y-1 इस 1 से गुणा होगा तो इधर y-1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब क्या करना है, चर वाले पदों को एक तरफ करना है और अचर पदों को एक तरफ करना है। तो पहले x को लिखेंगे, ये प्लस में y है, पक्षांतरण करके इधर लाए तो माइनस का y। ये माइनस का 1 इधर है, ये प्लस का 1 है, ये इधर आएगा तो ये भी किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो फाइनली हमारे पास इस पहली शर्त से जो इक्वेशन बन गई वो क्या हो गई, ये माइनस माइनस के है ना जुड़ जाएंगे और आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो दूसरी शर्त से जो अपने पास भिन्न संख्या है उसके हर में एक जोड़ दें, तो इसके हर में एक जोड़ते हैं तो ये भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा करना है हमें। तो ये 2 इस x से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x। y + 1 इधर इस 1 से गुणा होगा तो ये बराबर में आ जाएगा y + 1। अब चर वाले पदों को अलग करेंगे, प्लस का y इधर आते ही माइनस में y और बराबर में आ गया 1। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो अब हमें ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल ना करके विलोपन विधि से हल करना है। तो हम जानते हैं कि विलोपन विधि से सरल करने के लिए हमारे पास x या y के गुणांक आपस में बराबर होने जरूरी। तो देखो, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, इसमें x का गुणांक क्या है, 1। और y का गुणांक इधर भी 1 है, इधर भी क्या है, 1 है, यानी माइनस का 1 है। तो इन पहली और दूसरी समीकरण में y के गुणांक क्या है, बराबर है। तो हमें गुणांकों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये देखते हैं कि दोनों चिन्ह समान है। तो हम जानते हैं कि जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इधर समीकरण 1 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2 को। पहले समीकरण 1 को लिखना है हमें। तो समीकरण 1 है जो अपने पास ये रही, x - y = -2, और ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरी ये रही 2x - y = 1, ये समीकरण नंबर 2। अब समान चिन्ह है तो घटाना है ना। तो देखना, नीचे वाली जो समीकरण है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये दोनों कैंसिल, विपरीत चिन्ह के है तो कैंसिल हो जाएंगे। एक माइनस का है, एक प्लस का है तो घटेंगे। विपरीत पूर्णांक हमेशा क्या होते हैं, यानी विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा घटते हैं। तो 2x में से x गया तो क्या बचाएगा, x। बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस में आ जाएगा। फिर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। समान चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ते हैं तो इधर भी देखो 2 और 1 के आ जाएगा 3, और दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह भी किसका आ जाएगा, माइनस का।
इधर माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 3। यानी हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 3। अब हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम मान रख देंगे, समीकरण 1 में हम x का मान रखने पर समीकरण ये है हमारे पास, तो उसमें इस x की जगह क्या रखना है, हमें 3 रखना है। तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y को यहीं रखेंगे। ये 3 है प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो इधर पहले से क्या है माइनस का 2, और जो प्लस का 3 है वो इधर आके आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि समान पूर्णांक है, यानी समान चिन्ह वाले पूर्णांक है, तो जुड़ जाएंगे और माइनस का क्या आ जाएगा 5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये अपने पास आ जाएगा y बराबर 5। तो अब इसमें x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। तो x को हमने माना था अंश, तो यानी अंश तो आ गया 3 और हर आ गया 5। तो इससे अपने पास जो भिन्न संख्या बन जाती है वह आती है 3/5। अब सरल करते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आयु वाले जो भी ये क्वेश्चंस आते हैं ये सारे के सारे वर्तमान आयु पर निर्भर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु जो है मानेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु, क्योंकि इसमें सारा खेल वर्तमान आयु का होता है, तो ये वर्तमान आयु हमें जो एज्यूम करनी पड़ेगी। नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम x। ये हमें जो लेनी है वर्ष में लेनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x वर्ष। इसके साथ इसकी इकाई भी लिखनी जरूरी है, x वर्ष में आएगा। अब नूरी के साथ में सोनू है, तो सोनू की भी मान लेते हैं कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर वो हो जाएगी y वर्ष। अब जो पहली कंडीशन में बात कर रहे हैं ना, वो 5 वर्ष से पूर्व की है, यानी वर्तमान आयु से 5 वर्ष पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व ये दोनों क्या थी, 5-5 साल छोटी थी, तो इनकी आयु क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व की हमें निकालनी पड़ेगी। तो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वह क्या हो जाएगी कि वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे, और सोनू की आयु ये भी 5 वर्ष पूर्व क्या थी, 5 साल छोटी थी, तो इसमें भी वर्तमान आयु से हमें 5 वर्ष से घटा देंगे। सोनू की वर्तमान आयु वही है और इसमें से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब ये हमारे पास दोनों की 5 साल पहले की आयु आ चुकी है, और इन्होंने बताया कि 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु क्या थी, 3 गुनी थी। तो यहाँ पे देखो जो नूरी की आयु है 5 वर्ष से पूर्व नूरी की आयु वह है 3 गुनी किसकी, सोनू की आयु की। और ये आयु हमें लेनी है इनकी 5 वर्ष से पूर्व की, क्योंकि बता रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये हमने इसको कथन के रूप में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे।
नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी है? x माइनस 5 बराबर 3 गुणा सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी है? y माइनस 5। तो ये आ गया x माइनस 5 बराबर 3y। ये 3 अंदर गुणा हो जाएगा इन दोनों से, 3y प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे कि चर वाले जो पद है ना उनको हम एक तरफ ही करना है, यानी दोनों पदों को एक तरफ लेना है। तो ये इधर x है, प्लस का 3y पक्षांतरण करके इधर आके किस में बदल जाएगा? माइनस में। ये माइनस 15 है, इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे? माइनस का 5 इधर आके बन जाएगा प्लस का 5 और ये आ जाएगा x माइनस 3y। देखो विपरीत चिन्ह के पूर्णांक है तो घटेंगे, और 15 में से 5 गए तो आएगा 10, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का लगा देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या कह रखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोनों के 10 वर्ष पश्चात की आयु हमें ज्ञात करनी है। दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु। नूरी आज है x वर्ष की, यानी वर्तमान आयु कितनी है? x। तो 10 वर्ष पश्चात इसमें 10 साल क्या हो जाएगी? वो बड़ी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु आ जाएगी x प्लस 10 वर्ष। उसके बाद में सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? y। तो 10 वर्ष के बाद ये भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। अब ये कह रखा है कि जो नूरी है वह 10 वर्ष पश्चात सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी जो नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी किसके? सोनू की आयु की। आज से 10 वर्ष पश्चात नूरी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब इसमें हमें जो नूरी की आयु और सोनू की आयु की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो देखो नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10 बराबर 2 गुना सोनू की आयु है y प्लस 10, तो x प्लस 10 बराबर 2 को वैसे गुणा किया तो 2y, और प्लस में क्या आ जाएगा? 2 को 10 से गुणा किया तो 20। अब क्या करेंगे कि चर वाले पदों को एक तरफ करेंगे। तो ये x प्लस का 2y है, इसको पक्षांतरण करते ये माइनस में बदल जाएगा। इधर 20 लिखा, प्लस का 10 है, इसको इधर लाते ही माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 20 में से 10 गए तो 10। समीकरण नंबर आ गई 2। अब समीकरण जो 1 है उसमें हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि x का गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक क्या है? 1 है, यानी दोनों समीकरणों में x का गुणांक समान है। और हमें करना है इसको सरल विलोपन विधि से। तो गुणांक पहले से बराबर है और इनके जो चिन्ह है दोनों के समान है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब समान चिन्ह होते हैं तो हमें समीकरणों को घटाना पड़ता है। तो समीकरण 1 में से समीकरण जो 2 है उसको हम माइनस कर देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 को। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि समीकरण 1 हमारे पास क्या आई थी? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण नंबर 1। जो समीकरण नंबर 2 है वो है x माइनस 2y बराबर
10। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इनको हमें क्या करना है, घटाना है, क्योंकि चिन्ह क्या है, बराबर इनके एक जैसे ना, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, घटाने के लिए इसमें जो नीचे वाले समीकरण है उसका चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल। देखो विपरीत चिन्ह वाले हैं ये, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटेगा। 3y में से 2y गए ना, तो क्या आ जाएगा y। अब देखो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो इधर माइनस में आएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं, यानी इनके जो चिन्ह है समान है, तो हम जानते हैं कि समान चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा जुड़ते हैं। तो ये आ जाएगा 10 और 10 20, वो भी किसका, माइनस में। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, y बराबर 20 आ गया है, y बराबर आ गया 20। अब क्या करेंगे, ये y का मान रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 2 ये थी अपने पास, इसमें मान रख देंगे हमें y का। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x माइनस 2y, और इससे 2y का मतलब है 2 गुणा y, और y की जगह रखना है 20, बराबर में आ गया 10। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस, और 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, बराबर में 10। इससे x का मान आ जाएगा -40 है, पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, और ये आ जाएगा 50। तो x हमने माना था नूरी की वर्तमान आयु, तो अपने पास जो नूरी है उसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष। और y माना था हमने सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु वो आ जाएगी अपने पास 20 वर्ष। अब सरल करते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम जो दो चर मान के नहीं करेंगे, एक ही चर से सवाल ऐसे हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो जानना ज़रूरी है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमें जो बेसिक समझना ज़रूरी है। तो देखो इसमें जब कभी भी 2 अंकों वाली संख्या मानी जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज़ हम पहले जानते हैं। तो 2 अंकों की संख्या मान लो ये कोई आ गया हमारे पास 23 आ गया, तो इसको हम, ये इकाई अंक है और ये क्या है, दहाई अंक है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 10 गुणा 2 प्लस में 3। अगर मान लो 35 ले लिया हमने, तो इसको लिखेंगे 10 गुणा 3 और प्लस में क्या आ गया 5। तो देखो 10 के साथ गुणा में क्या आ रहा है, इकाई दहाई का अंक आ रहा है। ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या के लिए होगा, यानी 10 के साथ में तो आ जाएगा दहाई के अंक गुणा में, और प्लस में आ जाएगा इकाई का अंक। जैसे मैंने लिया 65, तो 10 के साथ में गुणा में तो आएगा दहाई का अंक, और प्लस में आ जाएगा इकाई का अंक, क्योंकि 10 छके 60, 60 और 5 कितना हो गया 65। तो यानी 2 अंकों वाली संख्या को हम लिख सकते हैं 10 गुणा दहाई और प्लस में इकाई। ये हो गई अपने पास 2 अंकों वाली
संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसने बोला है कि दोनों जो अंक है ना उनके अंकों का योग 9 है, यानी कोई भी संख्या ले ली, जैसे ये लिए 27। अब इसके दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। फिर एक बात आती है इसमें कि अंक पलटने से, तो पलटने से मतलब ये है कि जैसे 27 है ना तो उसको उल्टा कर देंगे, तो ये 7 तो इधर आ जाएगा और 2 चला जाएगा पीछे, तो अंक पलटने का इसको बोलते हैं। फिर अंकों का योग 9 दे रखा है, दो अंक है उनका योग कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो अगर हमें इनमें से एक अंक पता है, मान लो एक अंक कितना है? 2 है, तो दूसरा अंक पता करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से हम घटा देंगे, जो योग है ना इसका उसमें से ये एक अंक घटा देंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? दूसरा अंक आ जाएगा। तो बस इसी कंसेप्ट को लेकर हम ये सवाल करने वाले हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, इसको हम 2 चर मान के नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही कम चांस होंगे कि जब आपको ये पूछा जाएगा कि मेथड का नाम देकर पूछा जाएगा कि आपको इस विधि से करो। सीधा क्वेश्चन आएगा तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे इस सवाल को हमें जो एकदम डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है, तो हम एक अंक मान लेते हैं। माना इसका जो इकाई अंक है वह क्या है? 9 है, सॉरी x है। इकाई अंक हमने क्या मान लिया? x। तो दहाई क्या हो जाएगा? देखो, क्योंकि इकाई और दहाई उन्हें दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 में से क्या करेंगे? हम घटा देंगे, क्या कि जो एक अंक दिया गया है ना उसको घटा देंगे, तो हमारे पास दूसरा अंक आ जाएगा। अब एक अंक मान लिया हमने x, इकाई मान लिया, तो दहाई कैसे आएगा? 9 माइनस एक्स, क्योंकि जो 9 है वह है दोनों अंकों का योग। इकाई और दहाई का योग कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है हमें। अब इससे हमारे पास संख्या क्या बनेगी कि 10 गुणा दहाई का अंक, तो दहाई वाला ये अंक हो गया, प्लस में इकाई आती है और इकाई कितनी है? x। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। 10 को 9 से गुणा किया 90, और प्लस माइनस माइनस 10 को x से गुणा किया 10x, और प्लस में क्या आ गया? x। तो यहाँ पे लिख लेंगे 90। देखो एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, और 10x में से एक x गया तो 9x, वो भी किसका? माइनस का, क्यों यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। अब अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने से मतलब क्या हुआ कि इकाई की जगह रख देंगे दहाई का अंक, जैसे हमने लिया 29, तो इस इकाई वाले को तो यहाँ पे लिया और ये आ जाएगा इधर, यानी 29 का क्या बन जाएगा? 92 बन जाएगा। तो हमें ये करना होगा कि ये 10 गुणा दहाई का अंक है और प्लस में क्या है? इकाई का अंक। तो इस इकाई को तो यहाँ पे ले आएंगे और दहाई वाले अंक को ले आएंगे यहाँ पे, तो 10 के साथ तो क्या आ जाएगा? x, प्लस ये जो दहाई वाला अंक है वो किसकी जगह आ जाएगा? इकाई के, यानी x की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 माइनस एक्स। तो देखो 10x में से x गया ना, तो ये बच जाएगा 9x प्लस का, और प्लस में क्या आ गया? 9। अब कंडीशन क्या कह रही है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना, तो जो भी संख्या दे रखी है ना उसका 9 गुना क्या होगा? अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी 2 गुना होगा। किसका होगा? अंक पलटने पर बनी संख्या का। तो इस कंडीशन को हमने लिख लिया है कि ये जो संख्या दे रखी है ना उसका कितना गुना? 9 गुना, वह अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर होगा। तो देखो अब यहाँ पे मान रखते हैं 9 गुना संख्या, तो पहले संख्या कौन सी थी उसको हमने इस फॉर्म में लिया सरल करके, जबकि संख्या क्या थी? 10 गुणा दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक, और इसको जब सरल किया तो ये फॉर्म आ गया।
तो संख्या ये है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 माइनस 9x बराबर में 2 गुणा अंक पलटने पर बनी संख्या, और अंक पलटने पर ये संख्या बन रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको 9x प्लस में 9। तो इससे हमारे पास जो एक समीकरण आ चुकी है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चर आ रहा है, तो क्या करेंगे कि इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा, और इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 को ले लिया हमने बाहर, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x प्लस 1। अब ये 9 इस 9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा में ये इधर के क्या आएगा इसके बट्टे में, तो ऐसे भी ये कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है 90 माइनस 9x। अब इस 2 को x प्लस 1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2। अब चर पदों को एक तरफ करेंगे तो 9x इधर है, ये प्लस का 2x है तो इधर आके माइनस का 2x बराबर में ये 2, और ये 90 है प्लस का, इधर क्या आ जाएगा माइनस का। दोनों समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ेंगे, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11x। 2 में से 90 माइनस नहीं होता तो उत्तर किस में आएगा 90 में, माइनस में आएगा, और 90 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 88, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 88 बट्टे में 11, यानी आ गया 8। अब x हमने क्या माना था, हमने माना था x इकाई अंक, तो हमारे पास इकाई अंक कितना आ गया 8, तथा दहाइकांक क्या था, दहाइकांक हमारे पास आया था 9 माइनस एक्स, ये दहाइकांक था, और x की जगह रखना हमें 8, तो 9 माइनस 8 यानी 1, अतः है संख्या। तो इकाई पे तो क्या रखेंगे 8, और दाएं पे रखेंगे 1, तो ये आ चुकी है अपने पास 2 अंकों वाली संख्या। अब देखते हैं दूसरे का चौथा क्वेश्चन। इसमें मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कुल नोट कितने हैं 25, और उन नोटों का जो मूल्य कितना है 2000 रुपये। यानी वो 25 नोट लेके आई थी जिसमें 100 के और 50 के नोट हैं, और उन नोटों का मूल्य कितना है 2000। ये पूछा गया है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट उसने प्राप्त किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना 50 रुपये वाले नोट हो गए x, और 100 रुपये वाले नोट वो हो जाएंगे यहाँ पे y। अभी 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले नोट है ना, कुल कितने हो रहे हैं 25। तो प्रथम शर्त से कि इन नोटों की संख्या को योग कितना हो रहा है 25 हो रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है कि इनका जो मूल्य हो रहा है ना वो कितना हो रहा है 2000। तो 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य यानी 50 रुपये वाले जितने भी नोट हैं उनसे कितने रुपए बन रहे हैं। तो देखो मान लो 50 रुपये के 2 नोट है तो कितने रुपए बन जाएंगे, कुल 100 रुपये बन जाएंगे। यानी 50 को 2 से गुणा कर दिए। और 50 रुपये वाले अगर हमारे पास 10 नोट है तो कितने बन जाएंगे, उनका मूल्य कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यानी क्या करना होगा कि 50 को नोटों की संख्या से गुणा कर देंगे। कितने नोट हैं x, तो 50x रुपये बन जाएंगे।
मतलब जितने 50 रुपये वाले नोट है ना, उनसे कुल रुपए कितने बनेंगे, 50x। इसी प्रकार 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य वो क्या हो जाएगा, 100y हो जाएगा। और कुल रुपए कितने हो रहे हैं, 2000। इसका मतलब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2000। तो दूसरी शर्त से कि 50 वाले नोट का मूल्य 50x और 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य 100y, और ये मिला के कितना हो रहा है, 2000 रुपये हो रहे हैं। तो इधर से क्या करते हैं, 50 कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस में 2y और बराबर में आ जाएगा 2000। अब ये जो 50 है ये दूसरे पक्ष में चला जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 2y। 50 आ जाएगा इधर बट्टे में, तो 2000 बट्टे में 50, तो इसमें भाग लग जाएगा 2000 में 50 का, तो आ जाएगा 40 और समीकरण नंबर आ गई 2। सॉरी यहाँ पे 2y है और ये हमें सरल करना है विलोपन विधि से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x और y में से किसका गुणांक बराबर है। तो यहाँ पे भी x का गुणांक क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है। इसका मतलब दोनों समीकरणों में x का गुणांक क्या है, 1 है, और उनके चिन्ह क्या है, समान है। तो समान चिन्ह होने पे घटाएंगे, तो इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इनको घटाना है, तो घटाने वाले के लिए क्या करेंगे कि नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। जैसे प्लस में माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो विपरीत चिन्ह क्या है, इसका मतलब घटेगा। और 2y में से y गया तो आ जाएगा y, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब यहाँ पे भी एक प्लस में और माइनस में, तो यहाँ पे भी घटेगा। और 40 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा 15, वो भी किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस से माइनस क्या हो गई, कैंसिल। इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 15। अब इससे हमारे पास x का मान आ जाएगा। देखो जो समीकरण 1 थी अपने पास, वो क्या थी कि x प्लस वाई बराबर 25, यानी नोटों की संख्या कितनी है, 25। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x प्लस वाई की जगह रखना है 15, और दोनों का जो नोटों का योग कितना दे रखा है, 25। इससे x का मान आ जाएगा 25, प्लस का है इधर आते माइनस में, और ये आ जाएगा 25 में से 15 गए तो 10। तो x हमने माना था 50 रुपये वाले नोट, अतः 50 रुपये वाले नोट ये आ जाएंगे 10, और 100 रुपये वाले जो नोट हैं वह आ चुके हैं हमारे पास 15 नोट आ गए। तो इस प्रकार हमारे पास 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों के लिए किराया क्या लगता है, फिक्स रहता है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी 3 दिनों तक तो फिक्स रहेगा, उसके बाद में प्रत्येक एक दिन के लिए अलग किराया लगेगा।
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसमें जो नियत किराया मानना पड़ेगा, माना अब ये नियत किराया कितने दिनों का है, प्रथम 3 दिनों का। तो माना प्रथम 3 दिनों का, माना प्रथम में 3 दिनों का नियत किराया। तो ये जो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हमने मान लिया x रुपये, और बाद में प्रत्येक दिन के लिए किराया, प्रत्येक दिन के लिए जो अतिरिक्त किराया है वह हमने मान लिया y रुपये। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर प्रथम 3 दिन तक हम पुस्तकों के लिए जो किराया लगेगा वो कितना है, x रुपये, उसके बाद में प्रत्येक एक दिन का y रुपये लगने वाला है। तो अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक खरीदी है, तो 7 दिनों के लिए, ये देखो सरिता के लिए, सरिता ने पुस्तक रखी है कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स है, जो कितना है x, प्रथम 3 दिनों का तो फिक्स है, और पीछे बचे 4 दिन। 7 दिन में से प्रथम 3 दिनों का तो किराया फिक्स है x रुपये, और जो पीछे 4 दिन बचे हैं उनमें एक दिन का किराया y रुपये है, तो 4 दिन का कितना आ जाएगा, 4y। ये तो है प्रथम 3 दिनों का। उसने 7 दिन के लिए पुस्तकें रखी थी, तो प्रथम 3 दिनों का किराया हो गया x रुपये। उसके बाद में 4 दिन बचते हैं, तो एक दिन का y के हिसाब से 4 दिन का हो जाएगा 4y, और ये कुल रुपए उसने अदा किए हैं कितने, 27 रुपये। ये बन गए समीकरण नंबर 1। उसके बाद में जो सुशी थी उसने 5 दिन के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 5 दिन में से 3 दिन का तो किराया क्या था, फिक्स था x रुपये, और 3 दिन के बाद में पीछे 2 दिन बचते हैं, उनमें एक दिन का किराया है y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y, और ये मिलाकर उसने दिए हैं 21 रुपये। अब इसको विलोपन विधि से सरल करना है, तो क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि x का गुणांक दोनों में बराबर है और समान चिन्ह है, तो इनमें हमें घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 यहाँ पे घटा देंगे। तो पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, x प्लस 4y बराबर 27, और x प्लस यानी जिसको घटाना है उसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे समीकरण 2 को। ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब बताया था आपको कि घटाने वाले समीकरण का चिन्ह यानी नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 2 ये माइनस का हो गया ना, तो 4 में से 2 गए तो 2y, और 27 में से 21 गए तो 6। तो इस प्रकार हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 6/2 यानी 3 रुपये। अब ये मान हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो ये रख देंगे हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो आप चाहे तो किसी भी समीकरण में ये मान रख सकते हैं, आंसर आपको जो है सेम मिलेगा।
तो यहाँ से समीकरण जो 2 है ये, इसमें मान रखेंगे y का, तो ये x प्लस 2y, 2y का मतलब 2 गुणा y, तो ये 2 और गुणा में कितना है 3, y की जगह हमने 3 रखा और बराबर में है 21, x 3 दूनी 6 बराबर में आ जाएगा 21। तो अब क्या करेंगे कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो प्लस का 6 इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, और 21 में से 6 गए तो आ जाएगा 15। तो x तो हमने माना था प्रथम 3 दिन का किराया, तो अतः है प्रथम में 3 दिन का किराया, वो आ गया अपने पास 15 रुपये। और y हमने माना था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, फिर प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया। तो वो कितना है हमारे पास, y का मान है 3 रुपये।